हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटामिया क्लासेस। आइए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनली सीड्स के बारे में या फिर पॉलिनेशन के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गैमीट फॉर्मेशन के बारे में। मेनली कुल मिलाकर के हम प्लांट्स के बारे में ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जिससे हम अपने चारों तरफ घिरे हुए हैं। हमारे लाइफ के हर इवेंट पर अगर हम जहां जहां जाते हैं हर जगह हम लोग जो कि प्लांट से घिरे हुए हैं, तो हमें इसके बारे में जानना है। मेनली अगर हम समझें तो ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके अलावा अगर हम समझें बोर्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम कहें तो आप इसे अपने मम्मी पापा, रिश्तेदारों या ब्रदर्स किसी को भी शेयर कर सकते हैं और आप इसे अच्छे से समझा सकते हैं। वैसे सबको ये तो होता ही है कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जो हमसे जो जुड़े हुए हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह जो भी जुड़े हुए हैं, वो कैसे प्राप्त होते हैं, जैसे लीफ कैसे होती है तो हमें कैसे मिल जाता है, या फिर सीड्स जो हमें प्राप्त हो रहे हैं ये, या फिर आम का मौसम है, आम हमें मिल रहा है, ये कैसे बन कैसे जाता है, इतना मीठा क्यों है, इन सब सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले मैं दो पॉइंट्स बताना चाहता हूं। इसमें क्या है कि एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड जो एक इंडियन साइंटिस्ट हैं पी माहेश्वरी, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, तो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने डिस्कस भी किया और सबसे ज़्यादा भी किया। तो हमारे एनसीईआरटी में दिया भी है और कई बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमें ये याद रखना है बच्चों कि फादर ऑफ इंडियन, तो पहले पॉइंट में हम लिखते हैं इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। कौन है? पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी। ये आपको याद रखना है। एक और पॉइंट बताते हैं कि जैसे हम लोगों इसमें आता है, जैसे फ्लोरिकल्चर एक टर्म है, फ्लोरिकल्चर। इसमें हम लोग क्या क्या मतलब इसमें किस चीज की स्टडी करते हैं फ्लोरिकल्चर में? तो बच्चों इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग। ऑफ फ्लावर्स। इसमें फ्लोरिकल्चर में कई जगह कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिया भी है, तो कि फ्लोरिकल्चर में हम किसकी स्टडी करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कल्टीवेशन, कि हम इसे कैसे कल्टीवेट करते हैं, इसमें ब्रीडिंग कैसे कराते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ब्रीडिंग कराने के बाद ढेर सारे अलग अलग प्रकार के जो कि फ्लावर्स मतलब हमें मिल जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि पहले तो जो कि सिर्फ एक कलर में, पिंक कलर में जो कि रोज आता था, लेकिन अब जो कि है कई कलर्स में, जैसे रेड में आने लगा, व्हाइट में आने लगा, ब्लैक और ब्लूज कई कलर में आने लगे। ये कैसे? ये ब्रीडिंग के कारण ही संभव हो पाया है। तो मेनली ब्रीडिंग के कारण, तो कल्टीवेशन, ब्रीडिंग और मार्केटिंग, उनकी मार्केटिंग कैसे होनी है, ये इन सब की स्टडी जो की है हम लोग फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। अच्छा, तो ये तो दो बातें हो गई मेनली जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से, इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये चीजें हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे
जैसे हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जैसे फ्लावर के बारे में। पहले पॉइंट में जैसे हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में कि फ्लावर में, ये फ्लावर हम लोग पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि इसी से जो रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी से रिलेटेड है। इसमें कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोसियम है और गायनेसियम है, इन सब के बारे में। तो एंड्रोसियम और गायनेसियम इसी से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, and male reproductive organ and formation of gamete, formation of male gamete। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में हम लोग करेंगे भाई, पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानेंगे, फिर उसमें मेल गैमीट कैसे प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद दूसरे अगले पॉइंट में हम लोग करेंगे, तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, और एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये हम इतना पढ़ क्यों रहे हैं भाई, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों को करना है। तो क्या है कि इसमें मेनली जैसे मान लीजिए मेल गैमीट, मेल ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया, तो हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन होता है, तो हम यहाँ गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसके बाद फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, फिर दोनों को फ्यूज कराएंगे। तो फ्यूज कराने से पहले क्या होता है, ये जो मेल गैमीट होता है मेनली कहाँ पर, पॉलन ग्रेन, तो मेनली पॉलन ग्रेन का क्या होता है, पॉलिनेशन। तो अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में क्या होता है कि मेनली किसी भी स्टेमन से या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है या माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होता है, वो अगर पहुंच जाता है कहाँ तक, फीमेल के स्टिग्मा तक अगर पहुंच जाता है, वो भी किसी भी विधि से, चाहे एयर के द्वारा या फिर इंसेक्ट के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा, किसी भी प्रकार से अगर पहुंच जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। जब ये पहुंच जाता है मेल गैमीट, मेनली पॉलन ग्रेन, कहां तक, फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तो पॉलिनेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट के बाद फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इतनी बातें तो मेनली हम लोग इसमें करेंगे, जैसे फर्टिलाइजेशन पढ़ा, जाइगोट पढ़ा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इतनी बातें हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा, जर्मिनेशन होता है। तब उसके बाद कहीं हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ेंगे सीड, सीड, फ्रूट, सीड के बारे में और फ्रूट के बारे में, तब जाकर के कहीं ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। और जो पिछले चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो टॉपिक जैसे आपको लग रहा होगा जैसे छूटा हुआ है, तो वो यहां पर जाके कुछ कंप्लीट होगा, कुछ जब अगला चैप्टर है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें कंप्लीट होगा। उसके बाद जाके पूरे 3 चैप्टर एक साथ आपके कंप्लीट होंगे। तो हम लोग एक एक पॉइंट करते हैं बेटा। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्लावर्स के बारे में। तो मेनली फ्लावर्स क्या होता है,
फ्लावर्स की बात करें कि ये है क्या, तो फ्लावर्स मेनली मॉडिफाइड सूट होता है। अब ये मॉडिफाइड सूट क्या है, मेनली सूट है क्या, मेनली स्टेम, स्टेम के मॉडिफिकेशन से ही क्या बनता है, फ्लावर बनता है। जैसे मान लीजिए हमने नॉर्मली एक स्टेम बना देते हैं, ये ऐसे मान लीजिए स्टेम हो गया, ये स्टेम हो गया, ये नोड हो गए, इंटर नोड, फिर नोड, इंटर नोड, नोड इंटर नोड, ढेर सारे। तो ये नोड से मेनली सूट के सूट ही मॉडिफाइड होकर के क्या बनाता है, एक प्रकार से थैलेमस। थैलेमस वो पोर्शन होता है जिसमें फ्लावर्स के सभी पार्ट उसके ऊपर आकर के बैठे हुए होते हैं, पूरी तरह से पोजीशन करके बैठे हुए होते हैं। तो वो होता है थैलेमस। मान लीजिए ये जो पोर्शन हो गया थैलेमस का, इस टाइप से ये हो गया, तो ये भी मॉडिफिकेशन से ही बनता है, सूट के मॉडिफिकेशन से, मेनली स्टेम के मॉडिफिकेशन से। तो इस प्रकार से अगर ये थैलेमस हो गया, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये सभी नोड हैं, नोड के बीच में से अगर इंटर नोड गायब हो जाए तो क्या होगा, इसमें सभी नोड एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आ जाएंगे, और कहां आ जाएंगे, वो सभी आ जाएंगे थैलेमस के ऊपर। तो उसी प्रकार से इसीलिए कैलिक्स मतलब सेपल, पेटल्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम सभी थैलेमस के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके बीच से इंटर नोड जो कि खत्म हो गया है। और ये सभी मेनली कहां से निकले हुए हैं, नोड से। जैसे एक नोड से कैलिक्स निकला हुआ है, दूसरे अगले नोड से पेटल्स निकले हुए हैं, अगले नोड से जो कि क्या है, एंड्रोसियम, और लास्ट में सबसे बीच में ऊपर की तरफ जो होता है गायनोसियम, वो लास्ट जो कि क्या है, नोड से निकला हुआ होता है। अच्छा, तो मान लीजिए, तो ये यहां से जैसे मान लीजिए ये कैलिक्स निकलेगा या पेटल्स, फिर इससे निकलेगा सेपल्स, और इधर क्या हो गया, पेटल्स, फिर उसके बाद एंड्रोसियम, और लास्ट में गायनेसियम। इतने सभी जो कि कहां से, इंटरनोड खत्म कर दीजिए, सभी कहां आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे थैलेमस के ऊपर। तो इस प्रकार से मेनली स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनता है क्या, फ्लावर्स। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक फ्लावर का स्ट्रक्चर मैं ले लेता हूं कि क्या क्या होता है। जैसे ये देख सकते हैं, ये पेडिसिल, मैं इधर लिख देता हूं, ये है पेडिसिल, और ये क्या है, थैलेमस। ये समझिए क्या है, थैलेमस। ये हो गया थैलेमस। थैलेमस के ऊपर सबसे पहला जो कि है वर्ल होता है, वो क्या है, सेपल। ये देखिए वो इस टाइप का होता है, मेनली ग्रीन कलर का। अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का होता है ऐसे, मेनली मैं इसे दूसरे कलर से बना देता हूं, ये ग्रीन कलर का होता है। ग्रीनिश कलर में सभी लोग, इसकी संख्या मिनिमम 4 होती है, 3 भी हो सकती है, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, 5 से 7 तक हो सकती है। तो ये क्या है, सेपल। और अगर हम बात करें सेपल, तो ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, कैलिक्स। भाई कैलिक्स किसको कहा जाएगा, सेपल के ग्रुप को क्या कहा जाएगा, कैलिक्स। तो सेपल क्या हो गया, एक प्रकार से यूनिट हो गई भाई। तो इसे याद रखेंगे, सेपल हम कब यूज करेंगे और कैलिक्स कब यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, हम याद रखेंगे या इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और ये सबसे बाहर की तरफ होता है, किसके ऊपर, थैलेमस के ऊपर। ये है थैलेमस,
ये क्या है, थैलेमस, मैंने इधर नोट किया। और उसके नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये क्या है, पेडिसिल। जैसे हम किसी को अगर फ्लावर दे रहे होते हैं, जो पकड़ने वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, क्या है, पेडिसिल। सभी लोग दिए होंगे भाई, ठीक है, पेडिसिल। और ये थैलेमस। और उससे ग्रीन कलर का पहला वर्ड क्या है, सेपल। और उसके ग्रुप को मेनली हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स। फिर उसके बाद आते हैं कलर्ड। आपने चाहे येलो कलर के, रेड कलर के, व्हाइट कलर के कलर्ड और अलग वर्ड देखा होगा ग्रीन कलर के बाद, उसे हम लोग बोलते हैं पेटल्स। वो इस टाइप के साइज के होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चाइना रोज, तो सभी लोग देखे होंगे। चाइना रोज नहीं जानते, गुड़हल, गुड़हल सभी लोग जानते होंगे, चाइना रोज। तो वो क्या होता है, रेड कलर के 4 या 5 जो कि है कलर्स, ये मेनली टाइप के जो कि है विंग्स टाइप के बाहर निकले हुए होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स। ये क्या है, पेटल्स। पेटल्स। और इनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स कॉल्ड करोला। करोला, ये आपको याद रखना है, करोला क्या है। अब ये तो ये जो सभी विंग्स हैं मेनली कलर्ड, मेनली येलो कलर के, रेड कलर के, व्हाइट कलर के, या अलग अलग बैगनी, ब्लू जो भी होता है, ढेर सारे अलग अलग कलर में, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। तो उसकी यूनिट क्या होती है, पेटल्स, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद होता है, ये होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम लोग मेनली बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं, जैसे ये देख लीजिए, ये एक है मेनली, ये है फिलामेंट, और ये होता है एंथर। ये क्या है, फिलामेंट। पूरा पार्ट जो कि क्या है, स्टेमेन। स्टेमेन, अच्छा, स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं। एक तो फिलामेंट पार्ट होता है, नीचे की तरफ प्रॉक्सिमल पार्ट जो थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं। और जो ऊपर की तरफ टोपी जैसा लगा हुआ होता है उसको हम लोग, वहां पर जो पार्ट होता है फिलामेंट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये नीचे की तरफ ये लंबा स्ट्रक्चर जो कि क्या है, फिलामेंट, और एक टोपी जैसी स्ट्रक्चर जो कि क्या हो गई, एंथर। तो ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमेन। और इसकी स्टेमेन तो यूनिट होती है, मेनली हम इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। अच्छा, फिर उसके बाद सबसे अंदर की तरफ अगला वर्ड होता है, और लास्ट वर्ड होता है सबसे अंदर की तरफ होता है गाइनोसियम। ये देखिए, उसके भी 3 पार्ट होते हैं इस टाइप से। ये है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये है स्टाइल। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसका ओवरी। और इन तीनों को मेनली हम लोग मिला के बोलते हैं क्या, पिस्टिल, या फिर, ठीक है, पिस्टिल, या फिर उसको मेनली हम लोग बोलते हैं पिस्टिल के अलावा कार्पेल। कार्पेल, या तो पिस्टिल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कार्पेल। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ स्टिग्मा, इस पर कुछ सुगरी सब्सटेंस रिलीज होते रहते हैं जो कि पॉलन ग्रेन को क्या करता है, रिसीव करता है। ये क्या है, स्टिग्मा।
और उससे पाइप लाइक एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई होती है जिसे हम कहते हैं स्टाइल। इसी के द्वारा जो कि है पॉलन ट्यूब इंटर करती है और सबसे ये जो घड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है नीचे की तरफ जो पार्ट जो थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स, ठीक है। तो यहां अंदर इधर कहीं ये होगा, ये इस टाइप से ओव्यूल्स, इसे हम लिख सकते हैं ओव्यूल। अच्छा, अब बच्चों ये दोनों पार्ट मेनली पिस्टिल या कार्पेल और स्टेमेन ये क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव आर्गन। ये क्या है, मेनली ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या फिर रिप्रोडक्शन ही करते हैं। तो ये है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव आर्गन। और फिर अगर हम बात करें ये जो कैलिक्स और करोला हैं, ये दोनों जो पार्ट हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसेसरी वर्ल्ड या एसेसरी आर्गन। एसेसरी आर्गन का मतलब क्या है कि इन दोनों की जो ऊपर की तरफ जो अंदर की तरफ ये जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है उनकी क्या करते हैं, एक प्रकार से सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। इसीलिए हम लोग इनको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, एसेसरी आर्गन। ये है एसेसरी आर्गन। अच्छा, तो इतनी सारी बातें हम लोग जाने हैं फ्लावर्स के बारे में। एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं कि ये है पेडिसिल, पेडिसिल के ऊपर थैलेमस, थैलेमस से जुड़ी हुई सारी, चाहे कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, एंड्रोसियम और गायनेसियम। तो इसमें कैलिक्स और करोला कैसे होते हैं, एसेसरी आर्गन। और उसके अलावा जो दो स्ट्रक्चर होते हैं क्या है, स्टेमेन और कार्पल या पिस्टिल, ये दोनों कैसे आर्गन्स हैं, मेनली रिप्रोडक्टिव आर्गन। तो इतनी सारी बातें हम लोग पढ़े किसके बारे में, फ्लावर्स के बारे में। ये तो होता है फ्लावर्स। अब इसके बाद हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं, ये एक टॉपिक, ये फ्लावर्स ये पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या है, और फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। अच्छा, तो इतना आप लोग एक बार नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। आइए, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि उनके बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग जान लेते हैं, जैसे फ्लावर से ही रिलेटेड हैं। जैसे क्या कह रहे हैं कि कैलिक्स, कैलिक्स हो गया और हो गया करोला। करोला, इनके बीच में कुछ अगर मान लीजिए इंटरनोड की गैपिंग हो जाए, जैसे मैंने बताया था ना कि कैलिक्स एक नोड पर होता है, फिर अगले नोड पर करोला होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश ये नोड प्रेजेंट हो जाए तो उनके कैलिक्स और करोला के बीच में गैपिंग हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, एंथोफोर। क्या, एंथोफोर। ये याद रखेंगे, ये सब सारे टर्म याद रखेंगे। कैलिक्स और करोला के बीच में अगर गैप ज्यादा हो जाए, मेनली क्या, किसका गैप हो जाए, इंटरनोड का, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंथोफोर। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये होता है डायंथस में। एक प्लांट है डायंथस, उसमें जो कि है आप इसे एंथोफोर को देख सकते हैं। इसमें कैलिक्स और करोला के बीच में काफी गैपिंग होती है। अच्छा, अगर मान लीजिए यही गैपिंग करोला एंड किसके बीच में, एंड्रोसियम के बीच में आ जाए, एंड्रोसियम के बीच में आ जाए, करोला और किसके बीच में, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के बीच में आ जाए, तो हम इसे बोलते हैं एंड्रोफोर। क्या बोलते हैं, एंड्रोफोर। और इसका एग्जाम्पल होता है
पैसिफ्लोरा। क्या एग्जाम्पल होता है? पैसिफ्लोरा। आप इसे याद रखेंगे, एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं दी हुई हैं, लेकिन एंथोफोर और एंड्रोफोर के बारे में नाम दिया हुआ है। देखिए यहां पर क्या है? एंड्रोफोर, और यहां पर क्या है? एंथोफोर। एंथोफोर कब? कैलिक्स और करोला। लेकिन करोला और एंड्रोसियम के बीच में अगर ये गैपिंग हो जाए, मेनली क्या है किसकी? मेनली अगर हम बात करते हैं कैलिक्स, हाँ, करोला और एंड्रोसियम के बीच में गैपिंग हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंड्रोफोर। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पैसिफ्लोरा। और अगर हम बात करते हैं एंड्रोसियम और गायनेसियम के बीच में हो जाए तो एंड्रोसियम और गायनेसियम के बीच में हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं गायनेंड्रोफोर। गायनेंड्रोफोर क्या बोलते हैं? गायनेंड्रोफोर। और इसका एग्जाम्पल है गायनेंड्रोप्सिस। इसका एग्जाम्पल क्या है? गायनेंड्रोप्सिस, गायनेंड्रोफोर। तो ये मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं, ये देखिए गायनेंड्रोफोर, और ये क्या है? एंड्रोफोर। और इधर क्या है? एंथोफोर। ये आपको याद रखना है। ये कब कब? देखिए एंड्रोसियम और गायनेसियम के बीच में अगर ये गैपिंग हो जाए, मेनली इंटरनोड बड़ी हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? गायनेंड्रोफोर। करोला और एंड्रोसियम के बीच में गैपिंग हो जाए, ये यही गैपिंग, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था ना कि ये स्टेम हो गया, ये एक नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, तो यहाँ मान लीजिए ये हो गया कैलिक्स, यहाँ हो गया करोला, यहाँ एंड्रोसियम, और ये हो गया गायनेसियम। ये इंटरनोड अगर कहीं पर, मैंने बताया था कि ये मेनली क्या होता है, इन जनरली अगर हम देखें तो ये इंटरनोड क्या होता है? गायब रहता है, नहीं रहता है। इसी के कारण सभी जो कि है कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम सभी जो कि थैलेमस के ऊपर फिक्स हो जाते हैं, उसी के ऊपर बैठे हुए होते हैं, एक के ऊपर एक। और सबसे बाहर के अंदर कैलिक्स, और सबसे अंदर की तरफ जो कि क्या होता है? गायनेसियम। लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसे ही ज़्यादातर कुछ कुछ प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे मान लीजिए एक्सेप्शन के तौर पर पाया जाता है, तो उसमें जैसे मान लीजिए किसी किसी के बीच में अगर एक गैपिंग प्रेजेंट रह जाए तो हम उसे अलग ये टर्म देते हैं, और अलग से कुछ जो कि एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, इतनी बात तो हो गई बच्चों मेनली इसके बारे में। और अच्छा, कुछ टर्म्स ऐसे और हैं जैसे हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे मोनोकार्पिक क्या होता है? आइए, मोनोकार्पिक प्लांट्स ये क्या होते हैं? मोनोकार्पिक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में क्या करते हैं? सिर्फ ओनली वन, एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। सिर्फ एक बार जो ऐसे प्लांट फ्लावरिंग करते हैं जो पूरी लाइफ में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट्स कहते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स। ऐसे कुछ प्लांट जैसे एनुअल या बाइनुअल। एनुअल का मतलब एक साल के अंदर 4-6 महीने में जो कि मेनली क्या करते हैं? मेनली अपनी लाइफ स्पैन पूरी कर लेते हैं, या 2 साल में पूरी करते हैं। 2 साल में पूरी करने वाला कौन होता है भाई? आपको याद है? याद करिए, कैरट, और जैसे आप मूली वगैरह, ये सब कैसे होते हैं? 2 साल में। मतलब 2 साल का मतलब क्या हो गया? 2 सीजन में यार। 2 सीजन में कुछ प्लांट्स जो कि क्या करते हैं? अपना लाइफ स्पैन पूरी करते हैं, तो उसे हम ऐसे प्लांट्स को मेनली जो कि कहते हैं बाइनियल, और एनुअल क्या कहते हैं? मेनली एक सीजन में 4 से 6 महीने में हम वो जो कि है अपनी लाइफ स्पैन पूरी कर लेते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को मेनली एनुअल प्लांट बोलते हैं। तो एनुअल और बाइनुअल प्लांट जो कि कैसे होते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं ज्यादातर। तो ये सभी कैसे होते हैं? अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं।
तो हम इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं यहां पे, मोस्ट ऑफ दी कौन एनुअल एंड बाइनुअल, एनुअल और बाइनुअल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि, अच्छा एक और होता है, जैसे अगर हम बात करें बैम्बू, बैम्बू सभी लोग जानते होंगे, बांस यार, बैम्बू जो कि होता है लगभग 50 से 100 ईयर तक उसकी लाइफ स्पैन होती है, 50 to 100, लेकिन वो भी, ये तो अब एनुअल या बाइनुअल है नहीं, इसीलिए मैंने लिखा मोस्ट ऑफ दी, ज्यादातर तो एनुअल और बाइनुअल होते हैं मोनोकार्पिक, लेकिन बैम्बू जो कि पेरेनियल होता है, बहुत सालों तक जीता है, 50 से 100 साल तक लगभग जीता है, लेकिन 50 वर्ष पूरा करने के बाद ही ये क्या करता है, इसकी जो कि है 50 से 100 साल के बाद ही ये जो कि सिर्फ एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है, फिर फ्लावरिंग करता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये आपकी एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे बैम्बू। और पी भी है, पी, पी को भी हम लोग मानते हैं, हालांकि अब ये जो हाइब्रिड पी आ गया है वो एक दो बार फ्लावरिंग कर जाती हैं, लेकिन पी को भी हम लोग सिर्फ एक बार फ्लावरिंग मानते हैं। गेहूं आप समझ सकते हैं या फिर धान समझ सकते हैं, ये सब कैसे प्लांट्स हैं, मोनोकार्पिक प्लांट हैं जो कि अपनी लाइफ स्पॉन में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं और फ्रूटिंग करते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया मोनोकार्पिक। अच्छा, अगला है बाइकार्पिक, मोनोकार्पिक और या फिर इसी को हम लोग मेनली बोलते हैं पॉलीकार्पिक। तो मैं पॉलीकार्पिक लिख देता हूं, पॉलीकार्पिक। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉलीकार्पिक भी होते हैं। पॉलीकार्पिक का मतलब ये हो गया कि अपनी पूरी लाइफ स्पान में कई बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करें। जैसे आम देख सकते हैं आप, आम वगैरह सभी लोग जानते हैं, मैंगो और आम, नीम या पीपल, बरगद, ये सभी असल में हम लोग इसी सब प्लांट से ज्यादातर घिरे हुए हैं। जितने भी एंजियोस्पर्म में ज्यादातर डाइकाट प्लांट ज्यादातर ऐसे हैं जो कि पेरेनियल हैं, जो पेरेनियल होते हैं, बहुवर्षीय, बहुत सालों तक जो जिंदा होते हैं। तो एक बार मैच्योरिटी प्राप्त करने के बाद वो कई साल तक क्या करते हैं, मेनली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते रहते हैं। अपना अपना सीजन आने पर वो क्या करते हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते रहते हैं। तो मेनली हम इसमें इसका एग्जांपल देते हैं, मोस्ट ऑफ दी पेरेनियल, पेरेनियल प्लांट्स। अच्छा, तो ये तो हो गया मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और बेटा, जैसे हम एक बात कर रहे हैं, जैसे एक प्लांट है नीला कुरेंजी, या फिर हम उसी का एक और नाम होता है, आपकी एनसीईआरटी का ही पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये कई बार जो कि एनसीईआरटी में पूछा भी गया, अरे नीट में जो कि पूछा भी गया है, स्ट्रोबिलैंथस कुन्नेनियाना के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ये इन्हीं सबसे रिलेटेड है। स्ट्रोबिलैंथस कुन्थियाना, स्ट्रोबिलैंथस कुन्थियाना इसका नाम है, और इसका हिंदी में नेम है, साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलैंथस कुन्थेनियाना, लेकिन इसका हिंदी में नाम है नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी, जो नीला कुरेंजी होता है ये मेनली पाया जाता है केरला, कर्नाटका,
कर्नाटका और है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन सभी स्टेट के पहाड़ियों पर पाया जाता है। और इसके बारे में एक खास बात है कि ये 12 साल बाद फ्लावरिंग करता है। एक बार फ्लावरिंग करने के बाद, जो कि 12 साल बाद, 12 ईयर के बाद ही जो कि फ्लावरिंग करता है। तो एक बार जो वो फ्लावरिंग किया था सितंबर अक्टूबर के मंथ में फ्लावरिंग किया था 2006 में सितंबर अक्टूबर के मंथ में एक बार फ्लावरिंग ये किया था। लेकिन फिर उसके बाद कब करेगा, वो कब किया, 2018 में, सितंबर अक्टूबर के 2018 में फिर से फ्लावरिंग किया था। तो ये इसका जो फ्लावर होता है ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का होने के कारण जो कि है ये पूरा हिली एरिया जो कि है ब्लू कलर का होता है, हो जाता है। हर जगह जो कि है नीले कलर का हो जाने के कारण जो कि है इसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से क्या है, बहुत सारे टूरिस्ट जो कि है आए थे उस समय, जैसे 2006 में आए थे, फिर उसके बाद 2018 में भी बहुत ज़्यादा आए थे। तो इससे भारत सरकार की जो कि है बहुत ज़्यादा इनकम भी होती है इसके कारण। तो आप ये देख लीजिए अलग अलग प्रकार के नेचर में किस किस प्रकार के प्लांट्स हैं और किस किस प्रकार से उनमें फ्लावरिंग होती है और कब कब होती है। जैसे कुछ प्लांट, जैसे मोनोकार्पिक प्लांट, मैंने ये बताया कि ये एक अपने लाइफ स्पान में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। कुछ जो कि पॉलीकार्पिक हैं, जो कि पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर जो ऐसे होते हैं जो कि अपने लाइफ में कई बार, पता नहीं कितनी बार, जो कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। फिर उसके बाद एक प्लांट के बारे में मैंने ये बताया, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसका हिंदी नेम है क्या, नीला कुरिंजी। वो जो कि है कहाँ कहाँ मेनली पाया गया, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के मतलब हिलीज एरिया में पाया गया। और वो सितंबर अक्टूबर, ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, सितंबर अक्टूबर के 2006 में जो कि क्या हुआ था, मेनली फ्लावरिंग किया था। उसके बाद कब किया, 2018 में, मेनली 12 ईयर बाद, 12 साल के बाद। तो और ये किस कलर का होता है, मेनली ब्लू कलर्स का होता है। तो ये तो थी इनके मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक और स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। इस पर ढेर सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और इसको बच्चों याद रखेंगे। फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और गैमेटोजेनेसिस।